इतना ज़्यादा पैसा खर्च करके भी मुझे अब कुछ नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक वीडियो में जिसमें मेरे पीछे आपको दिख रही है बुलेट ट्रेन। इसका पूरा सफ़र होने वाला है। इंडिया में बुलेट ट्रेन अब लॉन्च होगी, लेकिन जापान में ऑलरेडी चल रही है, सालों से चल रही है। तो आज का सफ़र होने वाला है यहाँ की कैपिटल टोक्यो से क्योटो के लिए। पूरा सफ़र जो है वो कैसा होगा, ट्रेन में यूनिक चीज़ें हैं। ये देखो पीछे ये वाली ट्रेन चल गई है, हमारी ट्रेन आएगी इधर की साइड। पूरा सफ़र पूरे मज़े के साथ दिखाने वाली हुई इस वीडियो में। सो मेक श्योर वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पे न्यू आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं जापान में रेलवे स्टेशन कैसा होता है। यहाँ पे भाई मैं पहुँची हूँ मेट्रो से। JR लाइन, आपको ये जो लिखा दिख रहा है ना, ये JR लाइन बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे मिलता है JR पास, जिससे आप पूरा ट्रैवल करते हो। यहाँ पे ये एलिवेटर लगे हैं, इससे मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है यहाँ का स्टेशन दिख रहा है। तो यहाँ तक मैं पहुँची कैसे हूँ, मैंने अपने होटल से लिया मेट्रो, और मेट्रो से फिर मैं यहाँ पे आई। अब यहाँ पे मेट्रो ना हमारे दिल्ली मेट्रो की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ का मेट्रो आपको समझने में तो आसानी होगी, लेकिन पहुँचने में डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि पूरी तरह से जैसे हमारे यहाँ इंटरकनेक्टेड है ना, वैसा नहीं है। आप एक जगह से दूसरी जगह, ऐसा कोई भी एक कार्ड नहीं है जिस एक कार्ड के साथ में आप पूरा टोक्यो शहर घूम पाओ। वैसे यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट पास जो होता है वो होता है JR पास, जो कि वैसे काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन यहाँ पे घूमने के लिए अगर आप अलग अलग जगहों पे जाने वाले तो JR पास काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि ये JR पूरी जितनी भी लाइन के स्टेशन है सबको कवर करता है, और उसी के साथ साथ बुलेट ट्रेन भी कवर करता है। अब इसमें भी जैसे ट्रेन में होता है ना फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास, उसी तरह से JR पास में होता है। आप चाहे तो फर्स्ट क्लास का पास ले सकते हो, आप चाहे तो सेकेंड क्लास का पास ले सकते हो, और आप चाहे तो नॉर्मल पास से ले सकते हो। JR पास से क्या होता है, एक पास बन गया जिससे आप बुलेट ट्रेन जो है वो अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हो, जिससे आप JR लाइन की मेट्रोज जो है वो अनलिमिटेड टाइम एक्सेस कर सकते हो। तो इस तरह से होता है। लेकिन मेरे साथ ना एक छोटी बताती हूँ, वो भी बाद में, पहले स्टेशन दिखा देती हूँ। मतलब ये जो है स्टेशन है, मेन स्टेशन, जहाँ से आपको मिलती है मोस्टली बुलेट ट्रेन। चाहे आपको यहाँ के ओसाका शहर में जाना हो या फिर आपको काइटो में जाना हो, यहीं से आपको मिलती है। इस साइड पे देखो वेटिंग रूम बना हुआ है, मैं ऊपर भी दिखा दूँगी। हर जगह पे वॉशरूम्स बने होते हैं, लेकिन पानी नहीं होता है। पानी के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। पानी के लिए एक मिनट, हाँ ये पानी के लिए यहाँ पे लगे होते हैं इस तरह के वेंडिंग मशीन्स, जिसमें आप पैसे डालते हो। और जैसे इस भाई ने निकाला नीचे से, ये पानी का बॉटल निकाल ले भाई जल्दी। पानी का बॉटल ओवरऑल नीचे आ जाता है। वेंडिंग मशीन पे ही आपको मिलता है। इस तरह की कोई खाने पीने की दुकानें आपको नहीं दिखती है। यहाँ पे दुकान का कोई सिस्टम ही नहीं है। सारा सिस्टम जो है वो वेंडिंग मशीन का सिस्टम है। अब बात करें साफ़ सफाई की, तो भाई कचरा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के लोगों की आदत है, ये लोग सारा कचरा जो है वो डस्टबिन डालते हैं। ये देखो इस तरह यहाँ पे भी वेंडिंग मशीन। आपको चाहे चिप्स लेना है, आपको गिफ्ट लेना है, आपको कोल्ड ड्रिंक लेना है, कुछ भी लेना है, सब कुछ आपको लेना होगा वेंडिंग मशीन से। खुद पैसे डालो और खुद ही निकालो। अच्छा एक और बात, हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि मेट्रो स्टेशन पे आप जैसे जाते हो आपको AC की ठंडी हवा मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जापान के क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है। सिर्फ सर्दियों के टाइम पे अच्छा मौसम रहता है, उसके अलावा यहाँ पे मोस्टली गर्मी ही पड़ती है। और क्योंकि गर्मी पड़ती है तो AC की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ के मेट्रो स्टेशन पे किसी तरह का, मेट्रो के अंदर AC आपको मिलेगा, लेकिन मेट्रो स्टेशन पे कोई AC नहीं चल रहा होता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा मुझे इंडिया का जो है उसके कंपेयर में यहाँ पे ड्रॉबैक लगा, कि यहाँ इतनी डेवलप कंट्री होने के बावजूद भी AC नहीं चल रहा है। एनीवेज अभी स्टेशन पे आ गई हूँ मैं। ट्रेनों की आवाज़, यहाँ की बुलेट ट्रेन बिल्कुल धार। मैं स्पीड टेस्ट भी करेंगे हम अंदर जाके, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी बोर्ड दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पे बोर्ड पे लिखा होता है कि आपका ट्रेन नंबर, ये जो 723 है ना, ये वो है ट्रेन नंबर। अब जो हमारी ट्रेन का नंबर है वो है यहाँ पे 237। 12 बजे का टाइम है। शीन टू ओसाका, शीन ये वाला है, ओसाका हमें जाना है। नॉन रिजर्व्ड कार नंबर, जैसे हमारे यहाँ पे बोगी होती है, सीट नंबर वो होता है, कोच नंबर होता है, वैसे यहाँ पे कार नंबर होता है। तो हमारा जो कार नंबर है वो है कार नंबर 10। यहाँ पे ये लिफ्ट्स लगी होती है। अच्छा एक और ड्रॉबैक मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे आने के लिए मोस्टली आपको लिफ्ट्स बहुत कम मिलेगी। आपको सीढ़ियों से चढ़, एस्केलेटर्स भी नहीं होते हैं यहाँ पे, सीढ़ियों से चढ़ के आना पड़ता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप इस तरह से आ रहे हो
तो बैकपैक लेकर आओ, वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि आप बैकपैक लेके आते हो तो आपको लगेज ज़्यादा ढोना नहीं पड़ता है, और जब लगेज नहीं ढोना पड़ेगा तो आराम से सफ़र हो जाएगा। मेरे पीछे अभी एक और बुलेट खड़ी है, बुलेट पे बुलेट आ रही है। यहाँ के सारे ट्रेन बुलेट ट्रेन ही होते हैं, मतलब मेट्रो चल रहा है उसके अलावा बुलेट। नॉर्मल ट्रेन जो होती है वो गाँव के लिए चलती है, मतलब जो छोटे छोटे गाँव होते हैं ना वहाँ पर चलती है सिर्फ। ये देखो बुलेट ट्रेन का लुक, हर कलर में अलग अलग कलर में बुलेट ट्रेन है। ये वाली जो है ये वाइट और ब्लू कलर में है, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है N700 सीरीज़ की ये है। ये जो सामने 9 लिखा हुआ है ना, कार नंबर 9, इसका मतलब है कोच नंबर 9। इस तरह से यहाँ पे कोचेस लिखे होते हैं, हर जगह पे डस्टबिन लगे होते हैं। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी चेयर्स लगी है जिस पे लोग बैठे हुए हैं। हमने जो है करवाया है फर्स्ट क्लास का टिकट, टिकट का प्राइस मैं आपको बाद में बताऊँगी। और इस तरह से स्टेशन है, स्टेशन देख लो भाई, दुकानें नहीं दिख रही है ना आपको, एक दुकान नहीं होती है, सब वेंडिंग मशीन से होता है। कोई एक आधी दुकान रह जाती है, जैसे 7-Eleven यहाँ पे चलता है, फैमिली मार्ट, 7-Eleven, इस तरह के छोटे छोटे कुछ शॉप्स होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मोस्टली चीज़ें जो ली जाती है वो ली जाती है वेंडिंग मशीन से। अब ये देखो ये दुकान, अब इसमें आपको कोई भी सामान लेना है ना, प्राइस लिखी हुई है, यहाँ से अपना सामान उठाओ। यहाँ पे सेल्फ स्कैनर लगा हुआ है, सेल्फ स्कैन करो, खुद से स्कैन करना है और उसके बाद में जो भी सामान है उसके लिए पेमेंट कर दो। कार्ड पेमेंट है तो कार्ड, कैश है तो कैश, मशीन में डाल दो और ले लो, सेल्फ चेकआउट। इस तरह की दुकानें होती हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ लुटेरे होते हैं, लुटेरे लूट लेते हैं, यहाँ ऐसा नहीं होता, सब कुछ अपने आप होता है। तो ट्रेन जो है अपनी आ चुकी है, पीछे लिखा है ट्रेन का नंबर 237, उस पर लिखा है रिजर्व, और हमारा जो कोच नंबर है वो है 10। तो ट्रेन अपनी आ चुकी है, मेरे बिल्कुल पीछे है कोच का जो ट्रेन का नंबर है वो है 237, कोच का नंबर है 10, यहाँ लिखा हुआ है शिन टू ओसाका और रिजर्व है ये। 10 नंबर जहाँ लिखा है वहीं पे आया है क्या, बस ये चेक करना, 11 बिल्कुल एग्जैक्ट आया है। मतलब जहाँ पे 10 लिखा है, हमारे यहाँ होता है थोड़ा ऊपर नीचे, यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ भी होता है, ऐसा नहीं कि डिस्प्ले बोर्ड बाद में लगता है, ऑलरेडी डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ रहता है परमानेंट वाला, और उसी पे आके बिल्कुल एग्जैक्ट प्लेस पे ट्रेन खड़ी हो गई है। बहुत एक्साइटमेंट है, फर्स्ट क्लास में मैं ट्रैवल कर रही हूँ, फेयर में बताऊँगी, पहले देखते हैं दिखता कैसा है। तो जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि ट्रेन आ गई, उसके बाद में जो है लोग जैसे ही निकले वैसे ही ऊपर वापस चढ़ गए, वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे ही ट्रेन आई लोग उतरे, ये गेट सारे देखो बंद हो गए हैं, ऑटोमेटिक डोर्स हैं जो क्लोज हो गए हैं, और अभी आप अंदर नहीं जा सकते, अंदर चल रही है साफ़ सफाई। जब अंदर साफ़ सफाई हो जाएगी उसके बाद लोग भी देखो कैसे लाइन से खड़े हैं, ऐसे नहीं है कि अनशन खड़े हो गए, लोग बिल्कुल लाइन से खड़े हैं। ये जैसे ही खुलेगी सब लोग लाइन से अंदर घुसेंगे। यहाँ लाइन का सिस्टम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा, हर जगह आपको लाइन लाइन दिखेगी। अभी ये खुला है जिसमें ये जितने भी वर्कर अंदर गए थे वो सब आए हैं बाहर सारी साफ़ सफाई करके। 11:55 हुआ है, यानी सिर्फ 5 मिनट बचा है ट्रेन के डिपार्ट होने में, और उससे जस्ट 5 मिनट पहले ही ट्रेन के गेट ओपन हुए हैं। लोगों ने लाइन लगाई हुई थी, अब लोग धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रहे हैं। बहुत एक्साइटेड मैं हूँ कि भाई अंदर कैसा दिखेगा, फर्स्ट लुक ऑफ बुलेट ट्रेन। मैंने मतलब कोई वीडियो नहीं देखी, कोई फ़ोटो नहीं देखी। तो अब चलते हैं ट्रेन के अंदर। जैसे ही अंदर आए भाई, सबसे पहले एसी की ठंडी हवा, इस साइड पे यहाँ पे बना हुआ है, मतलब क्या ही बताऊँ, सब कुछ पैक है, कुछ दिख नहीं रहा है। इस साइड पे गेट है, ग्रीन कार इज़ द फर्स्ट। ओके, सो ये है पहला लुक, और भाई क्या सीट्स हैं, ऐसे लग रहा है बिल्कुल लग्जरी फ्लाइट के सीट जो नहीं होते हैं वैसे गद्देदार सीट है ये देखो, बिल्कुल फ्लाइट वाला फील आ रहा है एक ही बार में। बाकी मैं बैठ के दिखाती हूँ। तो ये है लगेज का स्पेस, जहाँ पे आप लगेज रख सकते हो आराम से। अपनी मोटी मेरी अटैची है वो आ चुकी है। वंदे भारत में मैंने ट्राई किया था, वहाँ पे बहुत मुश्किल से घुसी थी। तो जो लगेज का स्पेस है ना, ये तो वंदे भारत से ज़्यादा है, ये मैं फॉर श्योर बोल सकती हूँ। 12 बज चुके हैं, ट्रेन की डिपार्चर का टाइम हो चुका है। ट्रेन इज़ डिपार्टिंग सून, ट्रेन इज़ डिपार्टिंग सून का अनाउंसमेंट हो रहा है। देखते गेट बंद हो रहा है कब। ये भाई मेरे सामने गेट है और पूरे 12 बजे तक ओपन है, मतलब ऐसा नहीं है कि 12 बजे से पहले इन्होंने बंद कर दिया है। 12 बजे ओके, अब हो गया ये बंद, डॉट 12 बजे एग्जैक्ट।
सुना था कि जापान में लोग टाइम के पंक्चुअल होते हैं और यहाँ पे देखने को भी मिल गया है। सारे लोग अब अंदर आ चुके हैं ऑलरेडी और सब अपनी अपनी सीट पे बैठने वाले हैं। अपनी है विंडो सीट। ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है और अब थोड़ी देर में जब स्पीड पकड़ लेगी तब हम देखेंगे, स्पीडोमीटर से चेक करेंगे कि किस स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। क्या शानदार लग रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। JP मॉर्गन की कंपनी दिखी है सबसे पहले। क्रॉसिंग क्रॉसिंग क्रॉसिंग, एक बुलेट दूसरी बुलेट को क्रॉस कर रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलेट ट्रेन चलती है। सामने वाली भी बुलेट जैसी ही दिख रही है, नई सादी ट्रेन है शायद। सीरीज ईस्ट जापान रेलवे कंपनी की है वो। हाँ, यहाँ पे आपको बता दूँ मैं, जैसे हमारे यहाँ ना ईस्ट वेस्ट, वैसे ही यहाँ पे JR में JR ईस्ट, JR वेस्ट, JR नॉर्थ, JR साउथ, इस तरह से चलता है। तो अब देखते हैं लेग स्पेस। मेरी फ्रंट सीट है, क्या शानदार, मतलब बढ़िया से सो जाओ ऐसी सीट है ये। तो सीट इतना ज़्यादा पुश हो गई है, बिल्कुल आराम से आप सोते हुए जा सकते हो, इतना ज़्यादा है। पैर वहाँ से लेकर यहाँ तक, हेड टू टू, पूरा आप आराम से सो सकते हो। अच्छा, ये वाला जो बटन है इससे जलती है ये इधर की लाइट, ये लाइट जल रही है जैसे मैंने ये वाला बटन दबाया। तो आप देखते हैं सीट के फीचर्स क्या क्या है। सीट पूरी तरह से सोफ़ा वाली आती है, मतलब जो कंफर्टेबल सीट्स होती है वैसी होती है। फिर इसके अलावा ये हो जाती है पूरी तरह से रिक्लाइनिंग सीट है, आराम से पुश बैक के साथ आप पीछे जा सकते हो, आराम से लेटने जितना स्पेस होता है। अगर आपको लाइट जलानी है तो आपके साइड में यहाँ पे लाइट होती है, ये जला सकते हो आप। और लेग स्पेस भी मस्त वाला होता है, इतना सारा लेग स्पेस है। अब हर सीट का अपना, ये देखो इस तरह से कर्टेन है। आप चाहो धूप आ रही है, आपको सोना है, तो ये कर्टेन लगा दिया, जो हवा, रोशनी, आवाज़ है वो आना बंद हो गई, फिर आराम से सो भी सकते हो। तो ट्रेन लगभग हार्डली 5 मिनट चली और पहला स्टॉप आ गया और पहले स्टॉप पे काफ़ी सारे लोग चढ़ गए हैं। ट्रेन बिल्कुल भाग रही है ख़तरनाक स्पीड से। अभी स्पीडोमीटर पे देखते हैं हम कि स्पीड कितनी है एक्चुअल में। तो क्योंकि मेरी फ्रंट सीट है इसलिए मुझे मिली हुई है ये टेबल, ऐसे लगाया, ऐसे ये हो गया बिल्कुल तैयार। यहाँ पे बढ़िया अपना खाना वाना खा सकते हैं। जहाँ फ्रंट सीट पे लेग स्पेस ज़्यादा है, वहीं पे जो दूसरी वाली सीट्स है उस पे ये ट्रेन के स्टॉप्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे लग रहा है ये उतनी स्पीड अभी तक तो नहीं पकड़ पा रही है। मतलब टोक्यो का ही ये तीसरा स्टॉप आ गया है लगभग 15 मिनट के अंदर अंदर। और जब ये तेज़ चलने लगती है तो बहुत तेज़ चलती है और उसके बाद में फिर अचानक से धीरे धीरे स्लो हो जाती है, क्योंकि मुझे लग रहा है स्टॉप्स बहुत ज़्यादा है। क्योंकि टोटल सफ़र जो है वो 2 घंटे का ही है। कितने किलोमीटर कर रही है कवर 2 घंटे में, वो भी बताती हूँ। तो ट्रेन जो है वो लगभग 450 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और इसमें इसका जो समय लगता है वो लगता है 2 घंटे 15 मिनट। उस हिसाब से जो एवरेज स्पीड बनती है वो बनती है लगभग 225 के करीबन, 225 से 250 के बीच की स्पीड पे ये चलती है। लेकिन फ़िलहाल वो स्पीड तो अभी तक इसने नहीं पकड़ी है। मतलब हम जब टोक्यो से निकले हैं उससे 3 स्टेशन आए हैं, अभी तक ये 200 की स्पीड पर नहीं चली। तो मैं वेट कर रही हूँ, अभी आपको स्पीडोमीटर से भी दिखाती हूँ कि इसकी स्पीड 200 कब होगी। अब देखो स्टेशन गया और अब अचानक से इसने स्पीड पकड़ी है और ये तेज़ होती जा रही है। भाई अब देखो इसने स्पीड पकड़ी है, जो एकदम से ये स्पीड पकड़ती है बहुत तेज। अब ये स्पीड से चल रही है धमाधम धमाधम। स्पीड कितनी है अभी भाई? 230 की स्पीड से भाग रही है ट्रेन।
और 260 तक गई। तो क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में यानी ग्रीन कार में, जो यहाँ का सबसे मेन है, तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं है। फूड एंड बेवरेजेस इसने लिखा है, ऑर्डरिंग सर्विस पे है, मोबाइल ऑर्डरिंग सर्विस, यानी हमको ऑर्डर करना पड़ेगा। और ये सपोर्ट सर्विस है जो मिलेगी। मैं बार बार ट्राई कर रही हूँ कि मैं ले पाऊँ बाहर का सीन, कैसा सीन चल रहा है वो देख पाऊँ, व्यूज़ के मज़े ले पाऊँ। लेकिन एक जो ड्रॉबैक अभी तक मुझे दिख रहा है, बार बार टनल्स आई जा रही है, व्यूज़ है ही नहीं, टनल आया जा रही है, टनल आया जा रही है। और दूसरी जो चीज़ मुझे यहाँ नहीं पसंद आई, भाई इतना पैसा ले रहे हो, पैसा कितना ले रहे हो वो बता दो। पैसा इतना ले रहे हो तो यार खाने को दे दो थोड़ा, मतलब थोड़ा दे दो, कुछ तो दे दो, स्नैक्स, चाय, कॉफ़ी, कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ में पैसा देना पड़ेगा तुमको। अभी फाइनली मुझे लग रहा है शहर कोई आया है इस वजह से ना, या फिर स्टॉप आने वाला है, इस वजह से ये थोड़ा सा वाव समंदर वगैरह दिख रहा है। तो एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि मैंने इससे पहले वियतनाम की ट्रेन में सफ़र किया है, कज़ाकिस्तान टू उज़्बेकिस्तान का सफ़र किया। उन सब ट्रेन्स में सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है ना, वहाँ पे आपको पानी मिलता है। पानी ऐसे गर्म पानी भी देते हैं वो लोग और ठंडा पानी भी देते हैं। गर्म पानी मिलना मतलब लाइफ सॉर्टेड है मेरे लिए तो, क्योंकि मैं कैरी करती हूँ रेडी टू ईट, और रेडी टू ईट को बनाने के लिए आपको सिर्फ गर्म पानी की ज़रूरत होती है। आप चाहे चाय के सैशे कर लो, कॉफ़ी के सैशे, पोहा, उपमा, सब कुछ बन जाता है अगर आपको सिर्फ एक गर्म पानी मिल जाए। लेकिन इस ट्रेन में ना पानी मिल रहा है, ना ट्रेन में कोई किसी तरह का कोई बिस्किट है, चाय है, कॉफ़ी है या पानी, कुछ भी फैसिलिटी नहीं। मतलब फ़र्स्ट क्लास में हम ट्रैवल करें, यही अगर हम इंडिया की बात करें, ये तो मैं फ़ॉरेन की बात कर रही हूँ, फ़ॉरेन को फ़ॉरेन से कंपेयर करूँ। इंडिया में तो भाई सर पे बैठा लेते हैं, मतलब हमको कितना कुछ मिलता है। वंदे भारत में सुबह का नाश्ता मिलता है, फिर दोपहर का लंच मिलता है, फिर उसके बाद में हमको स्नैक्स भी मिलते हैं, फिर उसके बाद में हमको रात को डिनर भी मिलता है, और आइसक्रीम तक, डेजर्ट्स तक मिलता है, इतना सब कुछ मिलता है। तो मुझे लगता है ट्रेन के मामले में जो हॉस्पिटैलिटी है वो इंडिया की अभी तक मुझे बेस्ट लगी है। मतलब उतना फैसिलिटीज़ उस प्राइस में कहीं पे भी नहीं मिलता, कहीं पे भी नहीं। हाँ लेकिन स्पीड के मामले में नो डाउट भाई 280 की स्पीड, किसको कहते हैं 280 की स्पीड से चल जा रही है ये ट्रेन, और सिटी में कम चल रही है, बीच बीच में इतनी सारा टनल्स भी आ रही है। तो मुझे लग रहा है ये सब प्रोग्रेस। अब मैंने एक मूवी देखी थी लव इन टोक्यो, इसको 1966 में बनाया गया। उस टाइम पे यहाँ मेट्रो थी, जब हमारे यहाँ पे 30 होता था मेट्रो, तो बहुत दूर की बात है। तो ऑब्वियसली बहुत पहले से ये लोग तरक्की कर चुके हैं, इसलिए हमसे इतना आगे हैं। लेकिन बात की जाए अगर प्रोग्रेस की, तो मुझे लगता है इंडिया की प्रोग्रेस थोड़ी फास्ट है, और हॉस्पिटैलिटी के मामले में तो हम टॉप पर है भाई, कुछ भी कह लो। तो अपनी भेलपूरी जो है वो बन के तैयार है, क्योंकि बिकाजी की ये भेलपूरी, मतलब जो भी रेडी टू ईट आते हैं, कोई बिकाजी का ऐड नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन डी मार्ट में ये इजीली मिल जाती है। इसमें डाली अपने चटनी बढ़िया, और अब खाएंगे इस भयंकर स्पीड और इन खतरनाक मस्त वाले व्यूज़ के साथ। भेलपूरी अपनी बन के तैयार है, मस्त खाते हैं इसको। बार बार आते हैं ऐसे झुकते हैं, भाई कुछ खाने पीने को दे तो झुकने से क्या होगा। खैर वो उनका कल्चर है, मतलब वो लोग ऐसे झुक के ग्रीट करते हैं, जैसे हम लोग नमस्ते बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, वैसे करते हैं। आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हो तो कर सकते हो, यहाँ पे कोड QR कोड दिया हुआ है, उसको स्कैन करो। हालांकि मैंने देखा अभी इस बार इस ट्रेन में तो मेन्यू में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर ट्रेन का अलग अलग होता है। सिर्फ चाय कॉफ़ी वो लेके घूम रही है, वो ऑर्डर कर सकते हो, उसके अलावा आज अभी इस वक्त कुछ भी अवेलेबल नहीं है ऑर्डर करने। तो आप देख लेते हैं यहाँ के वॉशरूम्स कैसे हैं। ये है लेडीज़ वॉशरूम जो ऑटोमेटिक है, काफ़ी छोटा है। अरे इसमें साबुन वाबुन नहीं है भाई, इसमें सोप वगैरह कुछ भी नहीं रखा हुआ है। वॉशरूम साफ़ तो है, नो डाउट, साफ़ सफाई तो यहाँ रहती ही है, लेकिन किसी तरह का कोई वो नहीं है, हैंड वॉश या फिर सैनिटाइज़र या ऐसा कुछ भी। इस साइड पे ये स्पेस बना हुआ है, जिनके पास कोई रिजर्वेशन नहीं होता है ना जैसे, तो उनके लिए लगेज का स्पेस ये है। इस साइड पे एक एक्स्ट्रा वॉश बेसिन, अच्छा यहाँ पे लिखा है थोड़ा सा सोप वाला,
अंदर वाले में नहीं है, बाहर वाले में है। सो सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं और इनके यहाँ पे काम भी करते हैं। और ये बच्चों वाला अलग से बना रखा है। 3 वॉशरूम है ओवरऑल, वुमेन, मैन एंड बच्चों वाला। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो ना, तो यहाँ पे ये ऐसे भी है, बच्चों को गोदी में लेके खाना वाना खिलाना है। तो ये एक और ट्रे है, मतलब ये सामने वाली ट्रे है, एक ये वाली ट्रे है। ये चार्जिंग वाला जो सॉकेट है, इसमें आपको ये लेना पड़ता है। आपके पास में यूनिवर्सल अडॉप्टर होना चाहिए, तभी हमारे वाले लगते हैं, नहीं तो हमारे वाले लगते नहीं हैं। यहाँ पे नीचे फर्श पे पूरा कारपेट बिछा हुआ है, जिससे कि आप आराम से पैदल यूं ही नंगे पैर भी घूम लो भले। गार्बेज के लिए यहाँ पे अलग अलग सिस्टम है। अगर आपको बॉटल वाटर डालनी है तो यहीं पे डालनी है, और कूड़े वगैरह के लिए बड़ा सा ये दिया हुआ है। अभी अभी मुझे ना एक और चीज़ याद आई कि जब मैं वियतनाम में ट्रैवल करती हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, बाहर ही सारे स्टेशन का नाम लिखा होता है। सेम चीज़ कजाकिस्तान में भी सारे स्टेशन का नाम जो बोगी के आगे होता है ना, पेपर वगैरह लगे होते हैं, वहीं पे लिखा होता है कि अब ये स्टेशन आएगा, ये इसके बाद ये स्टेशन है। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है, हमारे इंडिया में भी नहीं होता। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ अच्छी है, मतलब हर जगह का कुछ कुछ अच्छा होता है। स्पीड अभी तक बिल्कुल क्लासी है यहाँ की, स्पीड और सफाई के मामले में नंबर 1 है। मज़ा आ गया। बाकी名古屋でお降りの鉄道をご支度をしてお待ちください。10時19分の発着。तो अभी स्टेशन आया है हमारा पहला बड़ा स्टेशन, टोक्यो के अलावा वाला। टोक्यो में 2 जगह, टोटल 3 जगह पे स्टॉप था, और उसके बाद में ये है। तो जैसे ही गेट खुलता है, उसके बाद में लोग बाहर जाते हैं, और ठीक 1 मिनट के स्टॉप के बाद में ट्रेन के सायरन वापस बज गए, और ट्रेन अब हमारी फिर से चलेगी। और अब हमारी ट्रेन चल दी। तो ये हटाका करके स्टॉप था। अब नेक्स्ट स्टॉप डायरेक्ट क्योटो है, मतलब मेजर स्टॉप जो है वो तो एक ही है क्योटो से पहले। और ये अपने स्टेशन को बाय बाय। तो जापान में ना आपको ऐसे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स नहीं दिखाई देगी, ऐसे छोटे 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 घर आपको दिखाई देंगे। शायद उसका रीज़न है भूकंप यहाँ पे, क्योंकि भूकंप बहुत आते हैं, इसलिए ऐसे छोटे घर हैं। हरे हरे घास के मैदान, छोटे छोटे घर। तो जैसे ही मैंने कोड को स्कैन किया, तो इसमें सीट आ गया, कार नंबर आ गया,
वेटिंग टाइम आ गया। अब देखो हॉट कॉफ़ी है, आइस्ड कॉफ़ी है, और आपको जो भी ऑप्शन है, कैन है, विस्की एंड सोडा है, मिनरल वाटर है, ग्रीन टी है, आइसक्रीम है, और ये कुछ चॉकलेट्स वगैरह है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है और इसका प्राइस भी मिला हुआ है। यहाँ से ऑर्डर कर दो, आपके सीट पे अपने आप आ जाएगी। अपना स्टेशन आ चुका है और ट्रेन यहाँ सिर्फ 2 मिनट रुकने वाली है। 2:15 हुआ है, यानी कि वो टाइम जिस टाइम पे एस्टिमेटेड था अराइवल, सेम उस टाइम पे पहुंची है ट्रेन। ट्रेन यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट रुकती है, मतलब आप ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकते हो। गेट खुला, फटाफट से अपन बाहर आ गए हैं। पूरा सफ़र बहुत आसानी से आराम से कट गया। अब मैं आपको फेयर बता देती हूँ कि कितना खर्चा लगा। मैंने लिया ग्रीन कार, यानी कि फर्स्ट क्लास, जिसके लिए मुझे पे करना पड़ा लगभग 12,000 रुपये। और फिर मैंने विंडो सीट जो चूज़ की उसके लिए मैंने 1,000 रुपये लगभग एक्स्ट्रा पे किया। ये सारा पेमेंट जो है ऑनलाइन मैंने वीज़ा कार्ड के थ्रू कर दिया, और मैं ये इसको एडवांस में ही प्री बुक करके आई थी। अदरवाइज़ आप चाहो तो स्टेशन पे आके भी बुक कर सकते हो, पहले वाले दिन भी कर सकते हो, सेम डे भी कर सकते हो। सेम डे हो सकता है आपको रिजर्व क्लास ना मिले, बट नॉर्मली ये मैंने देखा पूरी ट्रेन खाली सी लग रही थी, तो आपको आराम से मिल जाती है। तो ये बुकिंग जो होती है, आप यो गेट योर गाइड, क्लुक जैसे बहुत सारे ऐप होते हैं, उन ऐप के थ्रू भी कर सकते हो ऑनलाइन। और अगर आपको ऑफलाइन करनी है तो स्टेशन पे आ जाओ, कर लो। बजट है तो फर्स्ट क्लास लो, अदरवाइज एसी सब में होता है। नॉन रिजर्व लोगे तो भी आपको एसी मिलेगा, और अगर रिजर्व वाली में नॉर्मल क्लास लोगे तो भी आपको एसी मिलेगा, सीट्स भी कंफर्टेबल मिलेगी। तो जिस हिसाब से बजट है उस हिसाब से कर लो। मैंने क्योंकि आज तक फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं किया, इसलिए मैंने इसमें ट्रैवल किया था। अब बाहर चलते हैं और फिर मैं आपको अपना होटल दिखाती हूँ। तो आप बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। माइक चेक कर लेती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि माइक बंद है, फिलहाल माइक चालू है। ओके, तो सबसे पहले फ्रिक्वेंसी। ट्रेन की फ्रिक्वेंसी बहुत अच्छी है। हर 5 से 10 मिनट में आप ट्रेन ले सकते हो। टोक्यो से ओसाका के बीच में ढेरों ट्रेन्स चलती है दिन भर, और सारी ट्रेन्स बुलेट ट्रेन्स होती है। अभी देखो हम निकले हैं, उसको 5 मिनट भी नहीं हुआ कि दूसरी गाड़ी आ गई। तो इस तरह से पता चलता है। अब स्पीड के बाद बात आता है कंफर्ट जोन। बहुत कंफर्टेबल सीट्स है, बिल्कुल आपको फील आएगा आप फ्लाइट के किसी बिजनेस क्लास से ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा फील आएगा अगर आप ग्रीन कार बुक कर रहे हो तो। बहुत स्मूथ राइड थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं भाई कि ये पूरी ट्रेन का ओवरऑल रेटिंग किया जाए तो वो कैसा रहेगा। तो यार देखो, खाने पीने बिना ना, मैं तो मारवाड़ी हूँ है, तो मेरे को तो मज़ा ना आवे भाई, खाने को कुछ तो दो। इतना पैसा खर्च कर, 12,000 रुपये कम नहीं होता है ना, क्योंकि जापान की करेंसी वैसे हमसे डाउन है। और ऐसे में 12,000 रुपये अगर मैं खर्च कर रही हूँ तो मैं इतनी उम्मीद तो कर सकती हूँ कि भाई तुम चाय कॉफ़ी पिला दो, कुछ ठंडा पानी पिला दो, कुछ खिला दो, सैंडविच या कुछ, मतलब जैसे फ़्लाइट में ऑप्शन होता है कि आप वेज मील चूज़ कर सकते हो, वैसा चूज़ करवा दो। वेज मील नहीं भी करो तो एटलीस्ट चाय कॉफ़ी बिस्किट ये सब तो खिला दो, लेकिन कुछ भी नहीं था। तो उस मामले में मुझे थोड़ा सा वो मतलब लगा कि यार कुछ भी कहो भाई, इंडिया बेस्ट है। क्योंकि हम खाने को जब मिल जाता है ना तो दिल खुश हो जाता है यार। मतलब मुझे नहीं पता दूसरों के बारे में, बट दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि खाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बस वो है। बाकी टाइम पंक्चुअलिटी नंबर 1, क्लीनलीनेस नंबर 1, और जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं यहाँ पे वो हमारे इंडिया में हो जाए तो बात ही क्या है। एनीवेज, ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। अभी होटल चलते हैं, मैं आपको होटल दिखाती हूँ। मैंने ओसाका में होटल नहीं किया क्योंकि ओसाका में होटल बहुत महंगे हैं, प्राइस को भी सेव करना होता है, बजट ट्रैवल करना होता है, थोड़ा मतलब मैनेज करके चलना पड़ता है। तो मैंने क्योटो में होटल ले ली है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कैसी होटल है मेरी। यहाँ पे होटल में भी बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, मतलब बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमारे यहाँ कभी नहीं होती है, वो आपको दिखाती हूँ। और फिर अगले वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे ओसाका को। यहाँ के स्टेशन पे भी इस तरह से वेटिंग रूम बना है जैसे हमारे यहाँ बना है। बाकी खाने पीने के कुछ ऑप्शंस है, स्टारबक्स है। और अब हम देखते हैं हमको निकलना किस तरफ है। तो यहाँ पे मुझे जो फील आ रहा है ना स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, वो बिल्कुल एयरपोर्ट वाला फील आ रहा है। मतलब ये वाला जो स्टेशन है ये काफ़ी अलग है जो स्टेशन
ये वाला जो स्टेशन है ना, ये बहुत अलग वाइब दे रहा है। मतलब हम जो अभी आए हैं टोक्यो वाली जगह से, वहाँ से ये वाला स्टेशन बहुत अलग लग रहा है। पूरा एसी है यार, वहाँ पे पूरा गर्मी में सड़ गए थे लिटरली। ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा एयरपोर्ट वाला फील दे रहा है। अब यहाँ पे फिर से ये आ गया मेट्रो की तरह ही, यहाँ पे QR कोड को स्कैन करना होता है और बस, मतलब एंट्री करना बहुत आसान है। आपने टिकट ले लिया ना, उसके बाद में बस आपको QR कोड जैसे मेट्रो में एंट्री करते हो वैसे ही है। और अंदर कोई TC वीसी नहीं आता है चेक करने के लिए कि भाई आप बैठे हो क्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आप अगर पकड़े गए तो भाई बहुत बड़ी पेनल्टी है, तो टिकट लेके ही बैठो। भीड़ देखो, लोग कह रहे हैं ये है ना जापान का ऑफ सीज़न है। लिटरली मेरे को जितनी जगह जा रही हूँ इतनी भीड़ मिल रही है ना, उससे लग रहा है जापान में ऑफ सीज़न होता ही नहीं है। तो वैसे तो जापान का ऑफिशियली जो सीज़न है ना घूमने का, वो सर्दियों वाला है। लेकिन मैं यहाँ पे जब से आई हूँ तब से मुझे हर जगह भीड़ दिख रही है, जिससे मुझे लग रहा है कि यहाँ का ऑफ सीज़न भाई होता नहीं है, क्योंकि इतना रश देखने को मिल रहा है। ऑफ सीज़न में इतना रश नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे गर्मी हो सर्दी हो कुछ भी हो, लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। मैं टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर पे हूँ। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन सा पास ले, कैसे ट्रेन से जाए, कौन कौन से डे ट्रिप्स होते हैं, सिम कहाँ से ले, या फिर कुछ भी A to Z इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो मेरी होटल है द 15, मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे। वो देखो वहाँ पे बस स्टॉप है। हाँ, अंदर आते इतनी शांति मिली ना, मस्त AC चल रहा है। अब ऊपर जाएंगे रूम में और रूम दिखाऊंगी। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने होटल के रूम में, और यहाँ पे ना इतना एडवांस है, नीचे आपको सारी चीज़ें खुद से करनी होती है। चेक इन सेल्फ चेक इन करना है भाई, टॉवल भी खुद उठा के लाने हैं, और जितनी भी एमिनिटीज़ है सब कुछ खुद उठा के लानी है। अब मैं आपको अपना रूम दिखा देती हूँ। अंदर एंटर होते ही सबसे पहले दिखता है ये मिरर, और फिर इस साइड पे हमारा वॉशरूम आ जाता है, जिसमें ये सीट लगी हुई है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, पानी का प्रेशर वगैरह सब कुछ आप सेट कर सकते हो। ये वॉश बेसिन है, और इस साइड पे ये बाथरूम दिया हुआ है। अब जैसे ही आप रूम के अंदर जाते हो तो ये इस तरह से रूम है, और सामने की साइड पे टेबल लगी हुई है, टीवी दिया हुआ है। यहाँ पे ये बड़ी यूनिक चीज़ है, ये ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जापान में बहुत ह्यूमिड टाइप की गर्मी होती है, इसलिए ये दिया हुआ है। हेयर ड्रायर है, केटल है, आपको लॉकर दिया जाता है। फिर यहाँ पे आपके पास में फ्रिज है, इधर एक और मिरर है, और व्यू दिखा देती हूँ आपको। सिटी व्यू है, बिल्कुल मेन सिटी सेंटर में जो है ये रूम मैंने लिया हुआ है। तो कुछ इस तरह से रूम है, और इसके लिए जो प्राइस पे की है वो बताती हूँ। इस रूम के लिए मैंने पे किया सिर्फ 3000 रुपीज़। जी हाँ, सिर्फ 3000 रुपये, जो इंडिया के रेट होते हैं उस रेट में ये रूम मुझे मिला है। मैंने 5 नाइट, मतलब ओसाका में लिया ही नहीं क्योंकि ओसाका बहुत महंगा था, इसलिए यहीं पे पूरे 5 दिन के लिए ये रूम बुक कर लिया है, और काफ़ी सही है। उसके बाद यहाँ आने के बाद में हाँ मुझे टैक्सेस एक्स्ट्रा पे करने पड़े, क्योंकि यहाँ पे लोकल टैक्स होता है, तो लोकल टैक्स आपको एक्स्ट्रा अलग से आने के बाद पे करना पड़ता है। बाकी आप ये समझ लो अमूमन ये जो रूम पड़ा वो 3500 रुपये में मुझे पड़ा। 3500 में डिसेंट सा रूम है यार, जापान जैसी कंट्री में आके आपको अगर मिल रहा है तो कल से करेंगे हम एक्सप्लोर, और बहुत सारी मस्ती आने वाली है। नेक्स्ट व्लॉग में आइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।